दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं फिर से आ गया हूँ दोस्तों एक बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ में, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए पहले मैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों का सीजीएल में हुआ है, तो प्लीज़ आप जो है ये सोचकर कि मेरा सीजीएल में भी हो गया है, मैं लेखपाल डीवी के लिए जाऊँगा तो मेरा जो है वहाँ से भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो मैं दिखाऊँगा, ये शो करूँगा कि मुझे जो है इतनी-इतनी जगह से ज्वाइनिंग लेटर आता है। दोस्तों एक समय था कि आप जो है ये चीज़ कर सकते थे, क्योंकि उस समय वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन दोस्त अब ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों बहुत कम वैकेंसी आती है, और कभी-कभी आती है, और हर विभाग में नहीं आती, वो भी अलग-अलग विभाग में कभी-कभी दोस्तों देखने को मिलती है। तो प्लीज़ अब ऐसा मत करिएगा, वो समय नहीं है कि आप जॉइनिंग लेटर इकट्ठे करके किसी को दिखाओ। दोस्तों आप ऐसा करोगे तो आप जो है एक ज़िंदगी, ये मानिएगा कि आपकी वजह से एक ज़िंदगी दोस्तों वो, देखिए हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा, आपने जो है मेहनत की है दोस्त, मैं उस चीज़ के लिए आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों आप ये समझिएगा कि आपकी वजह से जो है एक ज़िंदगी जो है दोस्त वो ख़राब भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। और आप जो अगर डीवी स्किप कर दोगे दोस्त, तो आपकी वजह से जो है एक लाइफ सेटल हो जाएगी, एक लाइफ बन जाएगी किसी की। वो जीवन भर जो है इस बात को ज़रूर सोचेगा कि शायद किसी ने डीवी स्किप किया होगा और उसकी वजह से मेरा चयन हो गया होगा। जीवन भर आपको धन्यवाद बोलेगा दोस्त। तो प्लीज़ जो है जिनका सीरियल में हो गया है, प्लीज़ आप वो जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से डीवी में कोई भी वो बाहर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, मैं ये दोस्तों कोई भी मैं सुनी सुनाई बातें मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैंने जो है देखिए 19 पेज का ये आपका 19 पेज का जो है ये लेखपाल नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो इसको मैंने जो है वो प्रिंट किया और इसको स्टडी किया, और दोस्तों इसको पूरी स्टडी करके आपको मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको डीवी में ध्यान रखनी है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो हमें जो है दोस्तों 19 पेज के नोटिफिकेशन में पेज नंबर 4 के पॉइंट नंबर 2.6 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है दोस्तों, ये लिखा गया कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने से उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर पेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर आवश्यक प्राप्त कर ले। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या परीक्षण के समय इस फॉर्म की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। दोस्तों मैं आपको सीधी सी भाषा में बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने जो आवेदन किया था, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था दोस्तों, उस समय आपको प्रिंट आउट जो निकला, आपने जो फाइनल प्रिंट जो था आपका, उसका प्रिंट आउट लेना आपके लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि दोस्तों यहाँ 2.6 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या परीक्षण के समय, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, इस फॉर्म की एक प्रति जो है दोस्तों प्रस्तुत करनी होगी। अब देखिए इस चीज को लेकर बहुत सारे मेरे जो दोस्त है वो टेंशन में आ गए होंगे। उनको लग रहा होगा है ना, 80-70-80% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ है, मैंने निकाला भी था, नहीं निकाला था, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे तैसे मिल गया था। तो दोस्तों आप जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए दोस्त, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं बता रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन की पेज नंबर 4 पे आपका 2.6 पॉइंट है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जरूर प्रस्तुत करना है, इस फॉर्म की एक प्रति आपको प्रस्तुत करनी है। अब देखिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि भाई आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप उसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो आपके काम आ सके। आप उसको सर्च करिएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो फाइल वगैरह उनमें मिल जाएगी। और दोस्तों अगर नहीं मिलती है तो आप देखिएगा हेल्प कोई, हालांकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक ही प्रिंट निकाला जा सकता है, आवेदन की जो अंतिम तिथि तक है वो ही तब तक ही प्रिंट निकाला जा सकता है, उसके बाद प्रिंट भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है किसी साइबर कैफे वाले की हेल्प ले लीजिएगा, हो सकता है आपको जो है वो मिल जाए।
अगर उसको घर पे ढूंढिएगा, अगर उसको नहीं भी मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये एक कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी बहुत ही ज़्यादा नीड हो। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आयोग जो है क्योंकि बहुत सारी बातें आयोग के विवेक पर डिपेंड होती है, हो सकता है कि आपको दोस्तों ये जो है वो इग्नोर कर दे, आपसे ना मांगे, बट मैंने इसलिए आपको बता दिया कि दोस्त यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि आपको वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आते हैं। दोस्तों आगे आते हैं, देखिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर जो है अनिवार्य अर्हता मीन्स एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपको वो दी गई है, तो मोस्टली लोगों को पता भी है। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो आवेदन की अंतिम तिथि तक, दोस्तों जब आपने आवेदन किया है, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी जो इंटरमीडिएट है, 12th क्लास है, वो जो है आपका कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा दोस्त है, हालांकि मोस्टली सब इस दायरे में आते हैं, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि आपको जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर जो है वो आपका फाइनल हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आगे आए तो कुछ लोगों को इस जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस किन लोगों को दिया जाएगा? जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दे चुके हो, उनको जो दोस्तों प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, उसको राष्ट्रीय कैडर कोर का बी प्रमाण पत्र अगर किसी के पास है तो दोस्तों उसको भी इस सेवा में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो है 18 जुलाई 1 जुलाई को जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी है। ठीक है, तो 1 जुलाई को जो है 18 वर्ष की आयु जिसकी पूर्ण है, ठीक है, 1 जुलाई को जिसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण है तो वो इसके लिए पात्र होगा। अधिकतम दोस्तों मिनिमम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष की आयु की यहाँ बात की गई है। दोस्तों अगर मान लीजिएगा कोई कुशल खिलाड़ी है तो उस कुशल खिलाड़ी को अधिकतम 5 वर्ष की आयु की छूट दी गई है। फिर दोस्तों दूसरी हम बात करें, कोई मान लीजिएगा एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को दोस्तों 3 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों अगर कोई विकलांग जन है, कोई पीएच कैटेगरी का है तो उसको जो है हैंडीकैप्ड है यदि कोई व्यक्ति, तो उसको दोस्तों 5 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब वो 40 से जो है उसकी आयु 45 तक हो सकती है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है, जो बिल्कुल अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। दोस्तों वो क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को दो तरह की एलिजिबिलिटी है उसके पास है आरक्षण के लिए। जैसे मान लीजिएगा वो ओबीसी कैटेगरी में भी आता है, दूसरा सपोज करिएगा वो हैंडीकैप्ड भी है। ठीक है, तो उसको जो है डबल कैटेगरी हो गया। अब उसने चूज किया होगा दोनों, ठीक है, तो अब वो सोचेगा क्या मुझे दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 2 आरक्षण श्रेणी में आता हो तो दोस्तों उसको जो है दोनों में से एक श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों वो जो एक श्रेणी होगी वो वाली होगी जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता हो। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें मान लो कोई जो है एससी कैटेगरी में है और वो हैंडीकैप्ड भी है, तो दोस्तों अगर एससी कैटेगरी की कट ऑफ हैंडीकैप्ड से ज्यादा डाउन जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता है, हैंडीकैप्ड की कट ऑफ डाउन जाएगी अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू एससी। ठीक है, तो हालांकि फिर जो भी है जिसमें डाउन कट ऑफ रहेगी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बताया कि अगर किसी को दो कैटेगरी के अंतर्गत आता है लाभ की आरक्षण में तो उसको कौन सी कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, तो डाउन वाली कैटेगरी का उसको लाभ दिया जाएगा दोस्तों। फिर आते हैं, देखिए दोस्तों अगर यहाँ बात कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग का जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई जो है आरक्षण श्रेणी में आता है बट
वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है, बाहर का निवासी है, तो दोस्तों उसको यहाँ लाभ मिलने वाला नहीं है, उसको जनरल कैटेगरी में जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दूसरी हम बात करें। अब एक चीज और बता दो, अगर मान लो कोई अदर स्टेट से है, उसने जो है ओबीसी कैटेगरी लिख दिया, एससी कैटेगरी लिख दिया, और वो है किसी अदर स्टेट से, अगर वो अपना डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं दे पाया, तो वो जो है अदर स्टेट से उस स्टेट यूपी स्टेट का नहीं दे पाया, तो ऐसा नहीं दोस्तों, उसका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आते हैं फिर आगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खिलाड़ियों के कुशल खिलाड़ी या भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आधावधिक निर्धारित प्रारूप पर समक्ष अधिकारी के निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथा निर्देश विधि से प्रस्तुत करेंगे, सेवानिवृत्त जब हो चुके हो। तो दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिएगा कोई कुशल खिलाड़ी है और कोई भूतपूर्व सैनिक है, तो दोस्तों उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय एक प्रमाण पत्र जो है वो वहां देना होगा, जिसमें ये साबित होगा, वो अपने सक्षम अधिकारी से लिखा के लाएगा कि उनको वहां से जो है सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगर उसका ये सर्टिफिकेट नहीं आ पाया तो उसको समय दे दिया जाएगा कि भाई आपको जो है मतलब आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको अगर कुछ किसी आप दूसरे विभाग में काम कर रहे हो, सेवानिवृत्त हो, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आपने जो है वो विभाग छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आते हैं, अगर मान लीजिएगा कोई एससी और एसटी कैटेगरी से कोई महिला है, और ओबीसी की भी बात कर रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी वर्ग की कोई महिला है, महिला वर्ग से कोई अभ्यर्थी है, तो दोस्तों वो अगर अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, वो लगाता है, तो वो सर्टिफिकेट ऐसा होगा कि वो उसकी अगर शादी हो गई तो वो अपने पति की ओर से नहीं देगा दोस्तों। पति की ओर से मतलब उसमें जो है क्या होगा, उसके पति की अगर जाति जो है वो पति से उसकी जाति डिसाइड नहीं होगी, उसकी जो जाति दोस्तों डिसाइड होगी उसके पिताजी से डिसाइड होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पिता पक्ष का जो है वो सर्टिफिकेट होगा, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये केवल किसके लिए है, तो ये केवल महिला वर्ग के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें महिला वर्ग में चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, उसके पति वर्ग का अगर शादी हो गई तो पति वर्ग का नहीं चलेगा, मतलब पति की ओर से नहीं चलेगा, वो जो है किसकी ओर से चलेगा, उसके पिता की ओर का जो है बना हुआ सर्टिफिकेट होगा, वो वहां मान्य होगा। ठीक है, पति की ओर से बना हुआ नहीं मान्य होगा। चलिए अब देखिए फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों अगर कोई दूसरे विभाग से आया है, तो दूसरे विभाग से जब उसने अपना आवेदन पत्र यहाँ भरा था, एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन उसने किया था, तो उस समय दोस्तों हमें एनओसी लेनी होती है। एनओसी से मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, एनओसी से मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब हम जो है अपने अधिकारी से, जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां संबंधित अधिकारी को हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि सर हमें जो है ये एग्जाम देना है, इसके लिए मैंने आवेदन कर दिया है, आवेदन करने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे इसकी जो है वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने की कृपा करें। तो दोस्तों आपने जो अगर कोई दूसरे विभाग से हैं तो उन्हें जो है क्या करना है, उनको वो आयोग के सामने अपना एनओसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब अपना एनओसी सर्टिफिकेट वहां देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों इसके बाद मैं आगे बात करूं, अगर मान लीजिएगा कोई विवाद है किसी की अहर्ता पर कि वो पात्र है या नहीं है, तो उसकी पात्रता पर जो डिसीजन होगा दोस्तों, वो स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पेज नंबर 12 और पॉइंट नंबर 12.11। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अभ्यर्थी के आहर अनहर होने के संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय होगा। तो दोस्तों अगर कोई विवाद है, डिस्प्यूट है किसी की योग्यता पर, तो दोस्तों उसका जो डिसीजन लेगा वो आयोग लेगा, वही फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आयोग के जो है कुछ बातें हैं जो आयोग के विवेक पर डिपेंड करती है। तो यहाँ भी देखिएगा उसकी जो अर्हता मीन्स क्वालिफिकेशन और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये अंतिम निर्णय किसका होगा, आयोग का होगा। तो देखिए यहाँ उसका थोड़ा विवेक भी हम कह सकते हैं कि वो जरूर काम करेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ आता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका इशू। डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों वो आपकी कौन सी मान्य होगी, और पहली बार डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपकी जो सेवा काउंट होगी वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगी। आपका जो रिटायरमेंट होगा जब आप 60 साल पूरे कर लोगे तो दोस्तों वो आपकी मार्कशीट के बेस पे होता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में होगी वही मान्य होगी, उसी के हिसाब से आपकी सेवा निवृत्ति होगी जब आपकी 60 वर्ष की आयु हो जाएगी। आप जो है अपना जब मान लीजिएगा रिटायरमेंट आया तो उस समय अपना कोई आधार कार्ड प्रस्तुत करने लगे, या दोस्तों आप कोई जो है अपना आईडी दूसरा अदर कोई आईडी प्रूफ जो है वो पेश करने लगे, तो दोस्तों वो मान्य नहीं होगा। केवल और केवल आपका क्या मान्य होगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वही मान्य होगी, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी वैलिड होगी। चलिए अब दोस्तों आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आयु के लिए जो है आपका आयु और शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको जो है अपना जो आयु के लिए आपकी मार्कशीट और दोस्तों आपकी जो योग्यता है उसके लिए भी आपकी जो मार्कशीट है वही चलेगी। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये डबल डबल मीन्स तो क्या है, मतलब आपका जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, हालांकि दोनों कंपलसरी है। अब हाई स्कूल की मार्कशीट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट होनी है, और दूसरा अगर हम बात करें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो डिसाइड करेगी वो आपके इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो डिसाइड करेगी। तो दोस्तों इसलिए हमारी दोनों मार्कशीट जो है वो जरूरी हो जाती है। हाई स्कूल की जो है वो किसके लिए, आयु के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, और जो इंटर है वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम आगे बात करें। देखो, किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिसके प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों में प्रतिवारित किया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई भी आपने अपने आवेदन फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी है जानबूझकर, अब गलत जानकारी से मतलब ये नहीं कि भाई आपका नाम जो है उसमें स्पेलिंग एरर आ गया, या फिर आप फादर नेम में या फिर आपके विलेज नेम में कोई एरर, एड्रेस में है ना विलेज एरर, ये कोई गलती, इस तरह की गलती जो है वो ऐसी नहीं है। जानबूझकर आपने गलत जानकारी दी, मतलब जैसे आपके पास इंटरमीडिएट आपने किया नहीं बट उसमें इंटरमीडिएट आपने दिखा दिया, या फिर कोई ऐसी जो कंपलसरी चीजें हैं वो उन्होंने मांगी बट आपके पास है नहीं और आपने उसमें शो कर दिया। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, आयोग आपको डिबर कर देगा, मीन्स प्रतिवारित कर देगा। आपको कुछ समय के लिए आयोग के एग्जाम जो है, परीक्षा जो है वो प्रतिबंधित कर देगा, आप उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। अप्लाई अगर करते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, आर यू डिबर फ्रॉम अ कमीशन, ठीक है। तो आप जो है उसमें यस करना होगा कि मुझे जो है वो डिबर किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए फिर दोस्तों आगे कुछ बातें जो हैं दोस्तों, देखिए ये सबसे बड़ा इशू है। आयोग ने नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पे 12.22 यहाँ स्पष्ट कर दिया कि आयोग जो है अभ्यर्थियों को उसकी पात्रता के संबंध में परामर्श नहीं देता। ये दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि आयोग ने आपको कोई परामर्श नहीं दिया है कि आप जो है वो क्वालिफाइड हो, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो आपको कोई परामर्श नहीं देता, बस आपको सारी बातें जो है वो नोटिफिकेशन में लिख देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट आए तो अगर दोस्तों किसी के ऊपर जो है वो आपराधिक वाद, ठीक है, वो लंबित हो, आपराधिक वाद से मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि आप पे कोई मतलब एफआईआर हुई है और वो न्यायालय में कोई विचाराधीन है। तो दोस्तों एक तो हो गया मामला विचाराधीन है, एक है दूसरा आप दोष सिद्ध होना, मतलब कोई अपराध हुआ था और कोर्ट में आप गए, मतलब वहां पर जो है सुनवाई हुई और वहां जो है फाइनल जजमेंट आ गया, सुनवाई के बाद आप जो है वो डिसाइड हो चुका है कि भाई आप जो है वो क्रिमिनल हो, किसी ने जो है अपराध किया है,
वहाँ पर सब क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा, और दूसरा एक चीज़ और, अगर किसी की जो है किसी किसी पुरुष की एक से ज़्यादा जीवित पत्नी हो, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों क्या होगा, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। आपराधिक वाद अगर लंबित हो, तो दोस्तों अब ये वाद किस तरह का लंबित है, ये क्योंकि वाद बहुत सारे हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा इस तरीके का कोई वाद है तो उसमें जो है आयोग थोड़ा इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर दोस्तों कोई अगर बहुत ज़्यादा आपराधिक गतिविधि, कोई बड़ी आपराधिक गतिविधि का कोई मामला आप पर विचाराधीन है, तो उसमें दोस्तों आयोग थोड़ा आपको वेटिंग में रख सकता है, आपको बोल सकता है कि भाई पहले अपना दोष सिद्ध करा लीजिएगा, या मतलब आप जो है क्लीन चिट ले लीजिएगा, आपको तब थोड़ा वेटिंग में रख सकता है। लेकिन अगर दोस्तों दोष सिद्ध हो गया है, कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया है, तो उस दशा में दोस्तों आपको, और तीसरी बात, अगर आपको जो है कोई आपकी एक से ज़्यादा जीवित पत्नियां हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आयोग आपको डिवर कर सकता है, मतलब आपको जो है आयोग कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकता है कि आप जो है आने वाले समय में वो आयोग की परीक्षाएं नहीं दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको जितनी भी बातें हैं वो अच्छी लगी होगी, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तो उसका दोस्तों मैंने साथ के साथ जो सॉल्यूशन है वो भी बताया। खासतौर से जो जो पहले वाला पॉइंट था, मैंने बताया था कि आपके पास आवेदन फॉर्म जो है, कोशिश कर लीजिएगा, अगर वो आपका कहीं ना कहीं तो होगा, उसको ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई इतना बड़ा इशू है, आयोग इसको डेफिनेटली इग्नोर कर देगा, कोई इसमें ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं होगी, आप नो टेंशन रहिएगा। बट आप ये भी बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने कहा था, तो इसलिए मेरा एडवाइस आपको ये है कि पहले आप ढूंढ लीजिएगा, अच्छी बात है अगर वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।